जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसके अंतर्गत पिछली क्लास में हमने देखा था कि संविधान क्या होता है। इसकी हमने अवधारणा देखी थी। फिर हमने देखा था कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। फिर हमने देखा था कि संविधान के कितने प्रकार हैं, और फिर हमने लास्ट में देखा था कि संविधान के क्या क्या कार्य हैं। ये हमने जाना था पिछली क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे आखिर संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। संविधान के अंतर्गत जैसे हम देखेंगे कि भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, हम इनके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब से कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम देखते हैं कि भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमें भारत के संविधान को विभिन्न देशों के संविधान से अलग बनाती हैं। तो ऐसा क्या खास बात है हमारे संविधान की जो हमारा संविधान विश्व के अनेक देशों के संविधान से अलग है। तो सबसे पहली विशेषता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जैसे हम अगर देखें तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आखिर ये कोई भी किताब देखते हैं तो उसमें यह पता चल जाता है, कोई भी किताब में सबसे पहली विशेषता ये रहती है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है और लिखित संविधान है। तो आखिर क्या बात है कि भारत का संविधान इतना बड़ा बन गया? क्या बात हो गई कि आखिर भारत का संविधान इतना बड़ा हो गया? तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि भारत के संविधान में अगर देखें, इसका जो मूल संविधान है, इसको अगर भारत के संविधान में अगर देखें तो जो मूल संविधान है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद अगर हम देखें कि हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। कितने? 22 भाग थे। यहां पर हमारे भारत के संविधान में जो मूल संविधान है उसमें कितने? 22 भाग थे। लेकिन अगर आज वर्तमान में देखें तो 395 जगह पे 450 से ऊपर, लगभग 2019 तक 470 अनुच्छेद थे। लगभग 450 से ज्यादा अनुच्छेद हैं और आज 8 की जगह पे 12 अनुसूचियां तक हो गई हैं। और यहां पर भाग देखें तो आज करीब 25 भाग है हमारे भारत के संविधान में। तो ऐसा क्या है कि भारत का संविधान इतना बड़ा बन गया? क्या है कि इतना बड़ा बना दिया भारत के संविधान को? तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने के कई बहुत सारे कारण हैं। ऐसा क्या है, आइए हम देखते हैं। जैसे मान लो अगर देखा जाए तो यहां पर भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग विधायी और कार्यकारी प्रावधान दिए गए हैं। हमारे भारत के संविधान में केंद्र के लिए अलग प्रावधान है, राज्य के लिए अलग से प्रावधान है, और यहाँ पर कैसे वहां की प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी उसके लिए भी अलग अलग से प्रावधान दिए गए हैं। और यहाँ पर शक्तियों का स्पष्टता विभाजन है, केंद्र कौन से काम करेगी, राज्य कौन कौन से काम करेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो पिछड़े वर्ग है, पिछड़े वर्गों के लिए उत्थान के लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, इसमें हमारे संविधान में ये भी शामिल कर दिया गया है। और हमारे संविधान में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य भी शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य को कौन कौन से काम करने हैं, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के को भी शामिल कर दिया गया है कि राज्य को क्या क्या काम करना है। इसके अलावा कार्यपालिका होती है उससे जुड़े हुए प्रावधान भी, जैसे राष्ट्रपति से जुड़े हुए जितने भी प्रावधान है वो भी हमारे संविधान में है। राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री क्या काम करेगा, उसके क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या क्या उनकी शर्तें होंगी वगैरह, सब हमारे संविधान में शामिल कर दिया गया है। तो संविधान बड़ा तो बनना ही था। जब इतने सारे प्रावधान उसमें संविधान में शामिल करेंगे तो इतने सारे प्रावधान तो बनना ही था। बल्कि बात यह है कि जो संविधान निर्माता थे वो संविधान निर्माता किसी एक ऐसे संविधान के लिए निर्माण करना चाहते थे जो लोकतांत्रिक भारत के लिए, हमारे पर जो मतलब जितनी भी लोकतांत्रिक चीजें हैं जो हमारे संविधान में, सभी चीजों को शामिल करना चाहते थे ताकि हर एक प्रावधान की स्पष्टता व्याख्या हो, हर संविधान के हर एक प्रावधान की स्पष्टता व्याख्या हो। और साथ ही संविधान निर्माता था तो संविधान निर्माता जो ब्रिटिश काल में जो भी यहाँ पर उन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, उनके
द्वारा, ब्रिटिश काल के द्वारा जनता के शोषण से भी वो जानते थे कि जनता ने क्या क्या यहाँ पर शोषण झेला है। इसलिए क्या है, वो लोग ऐसा संविधान बनाना चाहते थे ताकि वहां पर जितने भी प्रावधान हो, हम वो सभी प्रावधान भारत के संविधान में ही शामिल करना चाहते थे, ताकि इन प्रावधानों की वहां पर स्पष्ट व्याख्या हो। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि भारत का संविधान, यहां पर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने के क्या क्या कारण है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला वाला कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसके आगे डैश डालिए, डैश, फिर लिखिए भारत का संविधान भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। मूल संविधान में इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। मूल संविधान में इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। और आज 450 से अधिक प्रावधान, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। कितने? 450 से अधिक प्रावधान, 450 से अधिक अनुच्छेद, 22 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। तो हमारे भारत के संविधान में ये शामिल है। इसके अलावा भारत का संविधान, लिखिए अगला हेडिंग, अगला पॉइंट उसी में, कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने के कई कारण हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने के कई कारण हैं, जैसे केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग विधायी और प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग विधायी और प्रशासनिक व्यवस्था, कौमा, शक्तियों का विभाजन, के केंद्र की क्या शक्तियां होंगी, राज्य की क्या शक्तियां होंगी, तो शक्तियों का विभाजन, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान, जो पिछड़े वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, कॉमा लगा के, आपातकालीन प्रावधान, कॉमा, मूल अधिकार, कॉमा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और न्यायपालिका से जुड़े प्रावधान आदि। इतने सारी चीजें हमारे भारत के संविधान में है। अगला पॉइंट लिखिए उसी में कि वस्तुतः संविधान निर्माता नवगठित लोकतांत्रिक भारत के लिए, समस्त प्रावधानों का उल्लेख संविधान में ही करना चाहते थे। जो संविधान निर्माता थे, नवगठित लोकतांत्रिक भारत के लिए समस्त प्रावधानों का उल्लेख संविधान में ही करना चाहते थे, ताकि आगे चलकर किसी प्रकार की अस्पष्टता ना रहे और जटिलता ना रहे, किसी प्रकार की अस्पष्टता ना रहे, ताकि किसी प्रकार की अस्पष्टता और जटिलता ना रहे। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट लिख लीजिए कि साथ ही भारतीय संविधान निर्माता ब्रिटिश काल में हुए
भारतीय जनता के शोषण से भी, साथ ही संविधान निर्माता ब्रिटिश काल में हुए भारतीय जनता के शोषण से भी परिचित थे। संविधान निर्माता ब्रिटिश काल में हुए भारतीय जनता के शोषण से भी परिचित थे। अतः उन्होंने उन सभी प्रावधानों को भारत के संविधान में शामिल करना उचित समझा, जिससे भारतीय संविधान में शामिल करना उचित समझा, जिससे प्रस्तावना में उल्लिखित प्रावधानों व आदर्शों को प्राप्त किया जा सके, ताकि संविधान की प्रस्तावना में जो यहाँ पर प्रस्तावना में जो उल्लिखित लक्ष्य हैं, उसके जो उद्देश्य हैं और आदर्श हैं, उनको प्राप्त किया जा सके। इसलिए क्या है, हमारे भारत के संविधान में इतने सारे प्रावधान जोड़े गए हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। तो इतने सारे प्रावधान हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। यह कारण था कि हमारा संविधान, भारत का संविधान इतना बड़ा बन गया। अब अगर हम इसकी दूसरी विशेषता देखें, पहली विशेषता तो यह हो गई। अब हेडिंग डाल लीजिए दूसरी विशेषता, दूसरा नंबर 2 डाल लीजिए। नंबर 2 में लिख लीजिए कि सत्ता की अंतिम शक्ति, नंबर 2 क्या है, सत्ता की अंतिम शक्ति जनता में निहित, सत्ता की अंतिम शक्ति जनता में निहित, जो सत्ता की अंतिम शक्ति है वो जनता में निहित होगी। मतलब हमारे संविधान की जब प्रस्तावना पढ़ेंगे, जैसे कोई भी किताब हो एनसीईआरटी वगैरह की, तो उसमें सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना मिल जाती है। तो उस प्रस्तावना में आप देखेंगे उसमें स्पष्टता लिखा है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें स्पष्टता लिखा है कि हम भारत के लोग, क्या लिखा है, यहां पर शुरुआत करते तो वहां पर लिखा रहता है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ... यहां पर पूरा लिखा हुआ है। और लास्ट में लिखा हुआ है, यहां पर लास्ट में लिखा हुआ है कि हम इस संविधान को अधीन अंगीकृत, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मगर यहां पर क्या लिखा है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि यहां पर संविधान की संपूर्ण शक्ति, मतलब सत्ता की लास्ट शक्ति, अंतिम शक्ति जनता में निहित होगी। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मान लो ब्रिटेन का संविधान अगर देखें तो वहां पर सत्ता की सर्वोच्च शक्ति वहां पर संसद को है, लेकिन हमारे भारत में क्या है कि सत्ता की अंतिम शक्ति क्या है, जनता में निहित होगी। जिसे प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ... ऐसा लिखा हुआ है, और इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मतलब यहां पर पूरी शक्ति जनता को ही दी गई है, और जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही यहां पर सरकार बनाएंगे, वही सरकार चलाएंगे। मतलब पूरी शक्ति जनता में निहित है। जैसे भारत में ना तो संसद सत्प्रभु है, ना पर न्यायपालिका सत्प्रभु है, लेकिन जो संविधान है, संविधान सर्वोच्च है, और संविधान को शक्ति किससे मिल रही है, जनता से मिल रही है। तो यहां पर फाइनली बोल सकते हैं कि सत्ता की अंतिम शक्ति जनता में निहित होगी। अंतिम शक्ति किसमें निहित होगी, जनता में निहित होगी। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट, तो हमने 2 विशेषताएं देखी। सबसे पहले देखी कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और दूसरा क्या है
कि सत्ता की अंतिम शक्ति जनता में निहित होगी। सत्ता की अंतिम शक्ति किस में निहित होगी? जनता में निहित होगी। अब इसका तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, इसका तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, विभिन्न स्रोतों से विहित। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, विभिन्न स्रोतों से विहित। मतलब यहां पर जो भारत का संविधान है हमारे भारत का संविधान विभिन्न देशों के संविधान के प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है। जो हमारे भारत का संविधान है तो इसमें यहां पर हेडिंग डाल लीजिए कि विभिन्न स्रोतों से विहित। जो भारत का संविधान है उसमें एक हेडिंग डाल लीजिए, विभिन्न स्रोतों से विहित। जैसे तीसरा पॉइंट डाल लीजिए, विभिन्न स्रोतों से विहित। जो संविधान निर्माता उन्होंने अनेक देशों के संविधान को अध्ययन किया। संविधान निर्माता थे, बहुत अनेक देशों के संविधानों का उन्होंने क्या अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जो प्रावधान थे, जो भारत के यहां पर भारत की परिस्थिति के अनुसार उनको ढालकर हमारे भारत के संविधान में शामिल किया गया। जो अनेक देशों के संविधान का अध्ययन करके फिर उनके कुछ कुछ प्रावधानों को लेकर भारत की परिस्थिति के अनुसार उनको मॉडिफाइड करके भारत के संविधान में शामिल किया गया। जैसे हमारे जो भीमराव अंबेडकर हैं, अंबेडकर ने तो यह तक बोला था कि भारत के संविधान का निर्माण विभिन्न देशों के संविधान को छानने के बाद हुआ है। भारत के संविधान का निर्माण विभिन्न देशों के संविधानों को छानने के बाद हुआ है। अंबेडकर साहब ने तो यह तक बोल दिया था। जैसे जो भारत का जो दार्शनिक भाग है, जैसे मूल अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तथ्य हैं, वो जैसे अमेरिका और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और वहां की जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। लेकिन यहाँ पर जो संसदीय व्यवस्था है ब्रिटेन के संविधान से तो ली है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वहां राजशाही शासन चलता है और यहाँ पर भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। तो मतलब यहाँ पर वहां के जो विभिन्न देशों के संविधान के प्रावधानों का अध्ययन तो किया, लेकिन साथ ही भारत की परिस्थिति के अनुरूप उनको ढाला, फिर उनको भारत के संविधान में जगह दी गई। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे संविधान की तीसरी विशेषता है कि विभिन्न स्रोतों से विहित। तो इसका आप लिख लीजिए, जैसे लिख लीजिए, भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए गए हैं। भारत के संविधान ने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए हैं। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट वो हो गया, अब लिखिए दूसरा पॉइंट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की, डैश लिख लीजिए। जैसे भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला था? डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद हुआ है। जैसे भारत के संविधान के दार्शनिक भाग,
भारत के संविधान का दार्शनिक भाग, मूल अधिकार व डीपीएसपी, कोष्टक में लिख लीजिए। जैसे दार्शनिक भाग है, मूल अधिकार व डीपीएसपी, क्रमशः अमेरिका व आयरलैंड से प्रेरित है, लिया गया नहीं, प्रेरित है, मतलब उनको मॉडिफाइड करके भारत में शामिल किया हमारे संविधान में। तो मतलब जो दार्शनिक भाग है, दार्शनिक भाग जैसे मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अमेरिका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और जो संसदीय सरकार है ब्रिटेन से लिया गया है, संसदीय सरकार ब्रिटेन से लिया गया है। भारत, फिर तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। कितने, 2 पॉइंट हो गए ना, अब तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट लिखो, भारत के संविधान को विभिन्न देशों के संविधानों के, भारत के संविधान को विभिन्न देशों के संविधान के, भारत के संविधान को विभिन्न देशों के संविधान के प्रावधानों को, भारत के संविधान को विभिन्न देशों के संविधान के प्रावधानों को भारतीय परिस्थिति के अनुसार, परिवर्तित करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। क्या हुआ कि भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों को, भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों में विभिन्न देशों के प्रावधानों को भारतीय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित शामिल किया गया है। जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका में कठोर संविधान है, अमेरिका में लिख लीजिए, जैसे अमेरिका में कठोर संविधान और ब्रिटेन में नरम संविधान को अपनाया गया है। जैसे अमेरिका में संविधान कठोर है, जबकि ब्रिटेन में क्या है, संविधान थोड़ा नरम है, और भारत में क्या है, दोनों का सम्मिश्रण है, मतलब समन्वय है। यहां पर भारत का संविधान कठोर भी है और भारत का संविधान नरम भी है। अब ये क्या है, हम अगली विशेषता में देखेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, वह अमेरिका में न्यायालय संप्रभु है। अमेरिका में क्या है, न्यायालय संप्रभु है, जबकि भारत में क्या है, दोनों का सम्मिश्रण है। मतलब ब्रिटेन, यहां पर क्या है, जैसे ब्रिटेन में क्या है, संसद संप्रभु है, अमेरिका में क्या है कि वहां का जो न्यायालय है, न्यायालय यहां पर सर्वोच्च है। तो यहां पर क्या है, यहां पर भारत में ब्रिटेन भी संप्रभु है, यहां पर भारत में संसद भी संप्रभु है और न्यायालय भी सर्वोच्च है। वह हम अगली विशेषता में देखेंगे। मतलब यहाँ पर जो संविधान निर्माता थे, उन लोगों ने संविधान का निर्माण करते वक्त ये ध्यान में रखा कि जैसे मान लो एक कोई प्रावधान है, कुछ इस तरफ जा रहे हैं, पॉइंट ए तरफ, ठीक है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये हमको दूसरी तरफ जाना है। तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाला और बोला कि हम ए को भी शामिल करेंगे, बी को भी शामिल करेंगे, और कैसे, भारत की परिस्थिति के अनुसार उनको हम ढालेंगे, फिर हम उसको क्या है, भारत में के संविधान में शामिल करेंगे। तो उन्होंने उन्हीं प्रावधानों को भारत में शामिल किया जो भारत की परिस्थिति के अनुसार यहाँ पर ढल सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा क्या, विभिन्न स्रोतों से भेद। तो हमारी कितनी विशेषता हो गई है, हमारी यहाँ पर 3 विशेषता हो गई है। अब यहाँ पर जो चौथी विशेषता लिख लीजिए, संसदीय व्यवस्था। चौथी विशेषता लिख लीजिए, क्या है, संसदीय व्यवस्था। चौथी विशेषता, तो संसदीय व्यवस्था है, तो आखिर इसमें क्या है, संसदीय व्यवस्था। तो जो भारत के संविधान निर्माता थे, जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो उनके सामने 2 संविधान के मॉडल मौजूद थे। जब भारत के संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे, जैसे यहां पर लिख लीजिए, सरकार का संसदीय रूप,
अगली विशेषता में हेडिंग डाल लीजिए चौथा, सरकार का संसदीय रूप। सरकार का संसदीय रूप। तो भारत के जो संविधान निर्माता थे, जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उनके सामने दो प्रकार के संविधान का यहां पर उनके पास मॉडल था। या तो वो अमेरिका के संविधान के जैसे अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपना ले, अमेरिका के संविधान जैसे अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपना ले, या फिर ब्रिटेन के जो संविधान की जो संसदीय प्रणाली है उसको अपना ले। उनके पास दो मॉडल थे, या तो अमेरिका के जैसे अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना ले, या फिर जो ब्रिटेन का संविधान है वहां की जो संसदीय प्रणाली है उनको अपना ले। यहां पर दो मौजूद थे। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया, जो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है उसको यहां पर अपनाया, जो यहाँ की जो संसदीय प्रणाली है वो अपनाया। उनके प्रावधानों को अपनाने के कई कारण थे, जैसे उत्तरदायी सरकार, यहाँ पर उत्तरदायी सरकार की यहाँ पर स्थापना करना चाहते थे। साथ में जो बहुमत दल का नेता है, जो यहाँ पर जो संसदीय प्रणाली होती है उसकी कुछ विशेषताएं, जैसे उत्तरदायी सरकार, यहाँ पर क्या उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है। साथ में जो बहुमत दल का नेता है, जो बहुमत वाले दल की सत्ता होती है। साथ में यहाँ पर क्या होता है, मतलब थोड़ी शक्तियों का स्पष्टता विभाजन हो जाता है। यहाँ पर शक्तियों का स्पष्टता विभाजन होता है। और साथ में संसदीय प्रणाली में जो विधायिका है और कार्यपालिका है, विधायिका जैसे हम देखते हैं अमेरिका की प्रणाली, अमेरिका में क्या होता है कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब पृथक पृथक होते हैं। जबकि भारत, यहाँ पर ब्रिटेन में क्या होता है, संसदीय प्रणाली में यह होता है कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों के बीच समन्वय होता है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है उसको अपनाया, क्योंकि वो एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहते थे। तो अभी हमने देखा संसदीय प्रणाली। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए चौथा क्या है, सरकार का संसदीय रूप। सरकार का संसदीय रूप या फिर संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, तो इसमें लिख लीजिए डैश करके, भारत में ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था, भारत में ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था में, उसी में लिख लीजिए, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका की, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका की नाम मात्र शक्तियां, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका की नाम मात्र शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब जो वहां का जो प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख, तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। जबकि वास्तविक शक्तियां, जो वास्तविक शक्तियां हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद में निहित होती हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद में निहित होती हैं। इस प्रणाली में जो कार्यपालिका है, इस प्रकार की प्रणाली में कार्यपालिका का गठन, इस प्रणाली में कार्यपालिका का गठन विधायिका से ही किया जाता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका का गठन विधायिका से किया जाता है। और यहां पे तथा जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका
विधायिका के प्रति, कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो हमने ये देखा, हमारी चौथी विशेषता थी क्या, सरकार का संसदीय रूप। अब अगली हेडिंग डालिए, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संसदीय व्यवस्था। मतलब पांचवी क्या है हमारी विशेषता, मतलब यहां पर क्या है, एकात्मकता भी है और संसदीय रूप भी है। जैसे एकात्मकता की ओर, एकात्मक की ओर, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ, झुकाव, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ, झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। कैसा, संघीय व्यवस्था। जो संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माता, तो उनके सामने ये चुनौती थी कि भारत को एकात्मक संविधान बनाए, कि हम यहाँ पर संघीय व्यवस्था अपनाए। मतलब यहाँ पर ऐसी कुछ चुनौतियां थी। यहाँ पर भारत के संविधान में भारत के संविधान निर्माण करते समय ये चुनौतियां थी कि भारत को एकात्मक संविधान की तरफ बनाए या फिर संघीय व्यवस्था बना दें। ऐसे यहाँ पर उनके सामने चुनौतियां थी। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने क्या किया, यहाँ पर एकात्मकता के भी गुण लिया, यहाँ पर एकात्मकता का भी गुण लिया और संघीय व्यवस्था का भी गुण लिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर संघीय व्यवस्था क्या होती है। संघीय व्यवस्था क्या होती है, अगर हम संघीय व्यवस्था को देखें तो इसमें संघ जैसे कई लक्षण होते हैं। जैसे संघ मतलब क्या होता है, केंद्र और राज्य के लिए, केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग सरकार, केंद्र के लिए अलग सरकार, राज्य के लिए अलग सरकार, और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। जो संघीय व्यवस्था होती है, संघीय व्यवस्था में शक्तियों का स्पष्टता विभाजन होता है। और क्या होता है, लिखित संविधान भी होता है। यहाँ का क्या होता है, लिखित संविधान होता है। और संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका, यहाँ पर संविधान की कठोरता होती है। और जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। लेकिन जैसे अगर हम एकात्मक व्यवस्था की अगर देखें तो एकात्मक व्यवस्था के भी यहाँ पर कुछ लक्षण मिल जाते हैं। जैसे राज्य के मुकाबले केंद्र शक्तिशाली है, यहाँ पर राज्य के मुकाबले केंद्र शक्तिशाली है। आप देखते होंगे जैसे ही आपातकाल लगता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे आपातकाल लगता है तो राज्य का मुकाबले केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल को देखें, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, एक उदाहरण अगर देखें तो जैसे मान लो एक माला है, अगर ये एक माला है और ये उसके मोती हैं, ये क्या उसके मोती हैं, तो आप ये बताइए कि माला को मजबूत बनाने के लिए क्या जरूरी होगा, मोती मजबूत हो या फिर या धागा मजबूत हो। ये क्या है, धागा है, ये धागा है और ये क्या है, मोती। ये क्या है, धागा है और ये है मोती। तो क्या मजबूत होना चाहिए, धागा मजबूत होना चाहिए, धागा मजबूत होना चाहिए या फिर मोती। तो जैसे हम यहां पर जानते हैं कि अगर माला को मजबूत बनाना है, माला को मजबूत बनाना है तो हमको धागा मजबूत चाहिए। माला को मजबूत बनाना है तो हमको धागा मजबूत चाहिए, और जब धागा मजबूत चाहिए तभी हमारी माला बहुत लंबे समय तक टिक पाएगी, तभी हमारी माला लंबे समय तक यहाँ पर टिक पाएगी। तो यहाँ पर ये बात थी, इसलिए जो संविधान निर्माता थे भारत को एकात्मकता भी देना चाहते थे और संघीय व्यवस्था भी देना चाहते थे, और साथ में उनके सामने ये भी चुनौती थी कि भारत की जो एकात्मकता है वो भी बनी रहे और संघीय व्यवस्था वो भी बनी रहे, ताकि एक अखंड भारत, यहाँ पर भारत की एकता और अखंडता बनी रहे, भारत की एकता और अखंडता बनी रहे।
तो इसलिए क्या है, वो लोग भारत के संविधान निर्माता एकात्मक और संघीय व्यवस्था दोनों का ही इसमें क्या है, सम्मिश्रण कर दिया गया है। तो इसमें आप हेडिंग डाल लीजिए, जैसे एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, उसमें हेडिंग डाल, यहां पर डैश कर लीजिए, डैश, फिर लिखिए भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक, भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के लक्षण पाए जाते हैं। भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के लक्षण पाए जाते हैं। भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के लक्षण पाए जाते हैं। यह संविधान की खास विशेषता है। यह संविधान की खास विशेषता है। एक मिनट, यह संविधान की खास विशेषता है। यह संविधान की खास विशेषता है कि संविधान निर्माताओं ने किसी एक व्यवस्था में बंधने के बजाय, जो संविधान निर्माता थे उन्होंने किसी एक व्यवस्था में बंधने के बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया तथा देश की एकता व अखंडता को प्राथमिकता दी। संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया और देश की एकता और अखंडता को प्राथमिकता दी। अगला पॉइंट लिख लीजिए उसी में, दरअसल संविधान निर्माता ऐसे संघ का निर्माण करना चाहते थे। संविधान निर्माता ऐसे संघ का निर्माण करना चाहते थे जिसमें केंद्र सरकार भारत की एकता बनाए, जिसमें संघीय सरकार भारत में एकता बनाए और राज्यों को भी स्वायत्तता प्राप्त हो। राज्यों को भी स्वायत्तता प्राप्त हो। मतलब यहां पर क्या है, और वो लोग एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे कि भारत में क्या है, एकात्मकता का भी लक्षण हो और यहां पर राज्यों को भी स्वायत्तता प्राप्त हो। यहां पर राज्यों को भी स्वायत्तता प्राप्त हो। अगला पॉइंट लिख लीजिए उसी में, संविधान में अनेक प्रावधान हैं जो केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। संविधान में अनेक प्रावधान हैं जो केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियां, संबलती सूची में केंद्र के निर्णय को प्रमुखता, संसद को राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति,
जैसे अलग अलग राज्यों में राज्यपाल नहीं होते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। तो हमने ये देखा हमारे संविधान की पांचवी विशेषता, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। फिर अगली हेड यहां पर विशेषता लिख लीजिए कि नम्यता के साथ अनम्यता का समन्वय। नम्यता के साथ अनम्यता का समन्वय। अगली विशेषता क्या है कि नम्यता के साथ अनम्यता का समन्वय। छठवीं हेडिंग लिख लीजिए, नम्यता के साथ अनम्यता का समन्वय। जो नम्यता का मतलब होता है नरम, और जो अनम्यता का मतलब होता है कठोर। तो संविधान दो प्रकार के होते हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कठोर संविधान या फिर अनम्यता का संविधान, कठोर संविधान, और एक होता है नरम संविधान, जैसे अनम्यता का समन्वय। जैसे कठोर संविधान, संविधान दो प्रकार के होते हैं, कठोर संविधान और नरम संविधान। कठोर संविधान का मतलब ऐसा होता है, कठोर संविधान का मतलब यह है कि ऐसा संविधान जिसके प्रावधान में परिवर्तन करना बहुत मुश्किल हो, जिनके प्रावधानों में परिवर्तन करना बहुत मुश्किल हो। और नरम संविधान का मतलब होता है कि ऐसा संविधान जिसके प्रावधानों में आसानी से संशोधन किया जा सके, आसानी से संशोधन किया जा सके। तो यहां पर जैसे कठोर संविधान अगर देखें तो जैसे अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान जहां पर संशोधन करना अपेक्षाकृत थोड़ा कठिन होता है। जैसे नरम संविधान, जैसे क्या है ब्रिटेन का संविधान, किसका, ब्रिटेन का संविधान, जहां पर संशोधन करना अपेक्षाकृत थोड़ा आसान है। तो यहां पर भारत के संविधान निर्माताओं ने ऐसा किया कि उसको ऐसा भी नहीं बनाया कि भारत के संविधान में परिवर्तन करना बहुत कठिन हो, और ऐसा भी नहीं बनाया कि भारत के संविधान में परिवर्तन करना बिल्कुल आसान हो, कि मतलब चाहे बदल दें। ऐसा नहीं है कि कोई भी सत्तारूढ़ सरकार आए और अपने मतलब अनुसार संविधान के प्रावधानों को परिवर्तित कर दे, ऐसा भी नहीं है। बल्कि यहां पर क्या हुआ है कि दोनों का मिक्सचर, यहां पर दोनों का मिक्सचर समाहित कर दिया गया है। कि मतलब भारत के संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको बिना संविधान में संशोधन किए भी शामिल बदला जा सकता है, जिनको बिना संविधान में संशोधन किए परिवर्तित किया जा सकता है। और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको बदलने के लिए, संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 में परिवर्तित करना पड़ता है, मतलब संविधान संशोधन करना पड़ता है। और कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि जिसमें विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की भी स्वीकृति चाहिए पड़ती है। तो यहां पर क्या है, यहां पर भारत के संविधान में नरम संविधान के प्रावधान को भी अपनाया गया है और कठोर संविधान की व्यवस्था भी अपनाई गई है। तो यहां पर हम लिख लेंगे क्या, हेडिंग डाल के लिख लीजिए कि नम्यता के साथ अनम्यता का समन्वय, नम्यता के साथ अनम्यता का समन्वय, नम्यता के साथ अनम्यता का समन्वय। तो इसमें लिख लीजिए कि संविधान दो प्रकार का होता है, संविधान दो प्रकार का होता है। कठोर संविधान, जैसे संविधान दो प्रकार का होता है, जैसे कठोर संविधान, जैसे अमेरिका का संविधान। पहला है कठोर संविधान, जैसे अमेरिका का संविधान, जिसमें परिवर्तन करना अपेक्षाकृत कठिन हो, जिसमें परिवर्तन करना अपेक्षाकृत कठिन हो। और नरम संविधान, जिसमें परिवर्तन करना अपेक्षाकृत आसान हो, जिसमें परिवर्तन करना
अपेक्षाकृत आसान हो, जैसे ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिख लीजिए इसमें, जो संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माता एक ऐसे संविधान का निर्माण करना चाहते थे, संविधान निर्माता एक ऐसे संविधान का निर्माण करना चाहते थे, संविधान निर्माता एक ऐसे संविधान का निर्माण करना चाहते थे जिसमें कुछ ठोस प्रावधानों को सत्तारूढ़ दल द्वारा, संविधान निर्माता ऐसे संविधान का निर्माण करना चाहते थे जिसमें कुछ ठोस प्रावधानों को सत्तारूढ़ दल द्वारा, कौन सी? सत्तारूढ़ दल, कौन सा दल है? सत्तारूढ़ दल द्वारा, जिसको सत्तारूढ़ दल द्वारा अपने संकीर्ण स्वार्थ के लिए, जिसमें सत्तारूढ़ दल द्वारा अपने संकीर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुमत के आधार पर बदला ना जा सके, जो सत्तारूढ़ दल द्वारा अपने संकीर्ण लाभ के लिए या स्वार्थ के लिए बहुमत के आधार पर बदला ना जा सके। वहीं कुछ ऐसी व्यवस्था भी करना चाहते थे ताकि आवश्यकता के अनुसार संविधान में सरलता से संशोधन किया जा सके और हमारा संविधान समय के अनुकूल अपने को प्रासंगिक बना सके, समय के अनुसार अपने को प्रासंगिक बना सके। जैसे एक कहावत होती है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो जैसे हम देखते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, एक बहुत अच्छी कहावत है। तो जो प्रावधान आज से 75 साल पहले जो संविधान में थे, 70 साल पहले हमारे जो संविधान में जो प्रावधान थे आजादी के, यहाँ पर जब संविधान का निर्माण हुआ था, जो प्रावधान बहुत पहले से 70 साल पहले, वही प्रावधान आज होंगे क्या? अलग अलग परिस्थितियां बदल जा रही हैं। जैसे आप देखते होंगे, जैसे आप बहुत छोटे थे, जब आपसे बोलते थे पिताजी कि बच्चों रात को 7 या फिर जैसे अंधेरा हो जाए 7 बजे यहाँ पर घर पे आ जाना है, कहीं नहीं जाना है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो पिताजी क्या करते हैं कि भाई अब एक काम करो, 7 बजे नहीं, अब जैसे 9 बजे के पहले घर पे आ जाना है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बहुत छूट दे देते हैं। मतलब यहाँ पर जो प्रावधान है थोड़ा बहुत बदल देते हैं, जो नियम थोड़े बदल देते हैं। अगर मान लो ऐसे ही प्रावधान होंगे तो कैसे सरकार काम करेगी? आखिर अगर मान लो हमारे संविधान में अगर कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जो आवश्यकता के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं किया, तो संविधान क्या है, मृत हो जाएगा। बिल्कुल संविधान एकदम मृत हो जाएगा। लेकिन जो संविधान है हमारा जीवंत दस्तावेज है, उसमें समय के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, ताकि उसकी प्रासंगिकता बनी रहे। इसलिए क्या है, जो हमारा संविधान क्या है, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है। क्या है? नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है। मतलब कठोर संविधान और नरम संविधान का समन्वय है। ठीक है, अब अगला हेडिंग डाल लीजिए, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। 7वीं हेडिंग डाल लीजिए, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय और न्यायिक सर्वोच्चता
संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, में समन्वय। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। जब संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उनके सामने ये चुनौती थी क्या हम क्या करें, हम अपने संविधान को किस प्रकार बनाएं। उनके सामने दो प्रकार के मॉडल थे कि जो एक था ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान में क्या होता है कि जो संसद है, संसद संप्रभु होती है। ब्रिटेन के संविधान में संसद संप्रभु होती है, जबकि अमेरिका के संविधान में क्या होता है, अमेरिका के संविधान में जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। ब्रिटेन के संविधान में क्या होता है, संसद संप्रभु है, जबकि यहाँ पर अमेरिका के संविधान में क्या होता है, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। तो भारत में क्या हुआ, भारत में दोनों का समन्वय कर दिया गया। जैसे एक बोल रहा है कि संसद संप्रभु है, ठीक है, एक बोल रहा है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है, ठीक है। तो यहाँ पर संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय यह ध्यान में रखा कि हम संसद भी संप्रभु बनाएंगे और न्यायालय भी सर्वोच्च बनाएंगे। मतलब जैसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक घर है, ठीक है, ये क्या है, एक घर है। इस घर में दादा दादी भी हैं, तो जैसे दादाजी हो गए, ठीक है, और ये क्या है, पिताजी हो गए, ठीक है, दादाजी हो गए, पिताजी हो गए। अब दादाजी घर पे बैठे रहते हैं, ठीक है, दादाजी घर पे बैठे रहते हैं। अब ये क्या है, पिताजी कमाने जाते हैं बाहर कमाने जाते हैं, या फिर पैसा मतलब खर्च चलाते हैं। दादाजी हो गए। तो यहाँ पर क्या है, जो दादाजी की स्थिति है वो कैसी है, न्यायालय जैसी है, न्यायालय। दादाजी की स्थिति कैसी है, न्यायालय जैसी है। और पिताजी की स्थिति कैसी है, संसद जैसी है। ये हम यहाँ पर भारत में स्थिति दिखा रहे हैं। भारत में क्या है, भारत की स्थिति कैसी है, भारत में जैसे मान लो अगर ये घर है तो घर में जैसे दादाजी हैं, दादाजी क्या है, न्यायालय है, और पिताजी क्या है, संसद है, ठीक है। तो यहाँ पर कानून का निर्माण तो संसद करेगी, लेकिन कोई कानून ऐसा ना बन जाए जो संविधान के जो मूल भावना है, आधारभूत ढांचा है, उनके अनुरूप ना हो। मतलब मूल ढांचा है उसका उल्लंघन कर दे, ऐसा कोई यहाँ पर संविधान ना हो। और साथ में वो ये भी देखना चाहते थे कि भारत का संविधान जो यहाँ पर, और संविधान जो संसद है, संसद कोई ऐसा कानून ना बना दे जो नागरिकों के मूल अधिकारों को हनन कर दे, मूल भावना के अनुसार ना हो। अगर मान लो वो नागरिकों के मूल अधिकार का हनन करता है और यहाँ पर जो उसके जो आधारभूत ढांचा है उसका उल्लंघन करता है, तो न्यायालय क्या बोलेगा, न्यायालय उसको असंवैधानिक घोषित कर देगा कि भाई वो कानून कैसा है, कानून असंवैधानिक है। मतलब क्या है, घर में अगर देखें तो पिताजी ने कोई कानून बनाया और अगर वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जैसे पिताजी ने बोला कि नहीं तुम खेले नहीं बिल्कुल, तो दादाजी वो क्या बोलेंगे, नहीं तुम्हारा नियम बेकार है, बच्चों को थोड़ा खेलने का भी टाइम मिलना चाहिए। तो दादाजी क्या है, न्यायालय जैसी भूमिका निभाएंगे, बोलेंगे कि नहीं तुम्हारा जो कानून बना है वो कैसा, असंवैधानिक है, मतलब क्या है, बेकार है, इसको हटाओ, बच्चों को खेलने के लिए टाइम भी देना चाहिए। तो यहाँ पर हेडिंग डाल के लिख लीजिए, न्यायिक जैसे संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, डैश डाल के लिख लीजिए, डैश डाल के। संसदीय संप्रभुता का नियम, संसदीय संप्रभुता का नियम ब्रिटेन के संसद से जुड़ा है। संसदीय संप्रभुता का नियम ब्रिटेन के संसद से जुड़ा है और संसदीय संप्रभुता का नियम ब्रिटेन के संसद से जुड़ा है और न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत
अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा है। जैसे संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटेन के संसद से जुड़ा है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता या फिर न्यायपालिका की सर्वोच्चता अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा है। भारत में इन दोनों व्यवस्थाओं का मध्य मार्ग को अपनाया है। भारत में इन दोनों व्यवस्थाओं के मध्य मार्ग को अपनाया है, जहां एक तरफ संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के एक बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। जहां पर संसद संवैधानिक प्रावधानों के बल पर संविधान के एक बड़े भाग को संशोधित कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। संसदीय प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, तो यह हमने देखा क्या, 7वीं विशेषता। अब यहां पर जो अगली विशेषता क्या है, मूल अधिकार। हमारे संविधान में मूल अधिकारों का भी समन्वय है, हमारे संविधान में मूल अधिकारों का भी समावेश है। तो यहां पर हेडिंग डाल लीजिए क्या, मूल अधिकार। 7वीं हेडिंग क्या है, 8वीं, मूल अधिकार। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार से मतलब क्या है? मूल अधिकार से मतलब यह है कि मूल अधिकार के रूप में राज्य को चेतावनी है। मूल अधिकार के रूप में राज्य को चेतावनी है कि ये नहीं कर सकते हैं। मूल अधिकार के रूप में राज्य को चेतावनी है कि यहां पर नागरिकों के मूल अधिकार का नहीं हनन करना है। मुल्कों को चेतावनी है कि ये नहीं कर सकते हैं, मतलब थोड़ा नकारात्मक है। और ये क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को बढ़ाते हैं। जो मूल अधिकार है राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को बढ़ाते हैं और कार्यपालिका एवं विधायिका के जो मूल अधिकार हैं, कार्यपालिका एवं विधायिका के जो मनमाने रवैये हैं, मनमाने रवैये के खिलाफ, उनके जो मनमाने रवैये के जो कानून हैं उनके खिलाफ निरोधक की तरह काम करते हैं, मतलब बचाते हैं। मतलब सरकार के जो मनमाने रवैये हैं उनसे नागरिकों की सुरक्षा करते हैं और मूल अधिकार का हनन होने पर इनको न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो आप इसको लिख लीजिए, मूल अधिकार है नहीं डाल के फिर डैश दे के लिख लीजिए मूल अधिकार, फिर उसमें हेडिंग वहां पर डैश डाल के लिख लीजिए राज्य को चेतावनी है कि यह नहीं कर सकते। डैश डाल के लिख लीजिए राज्य को चेतावनी है कि यह नहीं कर सकते। राज्य को चेतावनी है कि यह नहीं कर सकते। मूल अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ाना है। मूल अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ाना है। मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ाना है। और ये
कार्यपालिका और ये विधायिका के, यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर, कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर एक निरोधक की तरह काम करते हैं। कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानून के पर एक निरोधक की तरह काम करते हैं। कैसे? मतलब प्रतिरोध की तरह काम करते हैं। निरोधक की तरह काम करते हैं, मतलब एक दीवार की तरह काम करते हैं कि भाई ये मूल अधिकार हैं, इनका उल्लंघन नहीं होने देना है। नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं उनका उल्लंघन नहीं करना है। जैसे मूल अधिकार हमारे किसमें, संविधान के भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में है, 12 से 35 के अनुच्छेद के बीच में, ठीक है। और मूल अधिकार के हनन पर, मूल अधिकार के हनन पर न्यायालय द्वारा, मूल अधिकार के हनन पर न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। मतलब संसद के प्रावधानों को मूल अधिकार का हनन होने पर, संसद के प्रावधानों को मूल अधिकार का हनन होने पर न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। अगली विशेषता लिखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो अभी हमने देखा मूल अधिकार, अब हम देख रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, मतलब DPSP है, वो क्या है? राज्य को आदेश है कि हमको अभी अपने नागरिकों को ये भी देना है। मतलब ये मूल अधिकार जैसे हैं। लेकिन जैसे एक एग्जांपल समझ लो कि जब भारत का जब आज़ादी मिली थी तो संविधान निर्माता अपने नागरिकों को ये भी अधिकार भी देना चाहते हैं, वो अधिकार भी देना चाहते हैं, तरह तरह के अधिकार देना चाहते हैं। लेकिन वहाँ के जो कुछ लोग थे, उन लोगों ने कहा कि अगर मान लो हम अपने नागरिकों को इतने सारे अधिकार अभी दे देंगे तो फिर सरकार काम कैसे करेगी अगर आप अपने नागरिकों को ये इतने सारे अधिकार दे देंगे। तो फिर कुछ लोगों का मत निकला कि हम एक काम करते हैं, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो नागरिकों को देना अभी आवश्यक है, तो हम उसको मूल अधिकार में डाल देंगे। तो उन लोगों ने क्या किया कि कुछ प्रावधानों को मूल अधिकार में डाल दिया जो नागरिकों को देना है, दे चुके हैं। और साथ में कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि भारत की वो परिस्थिति नहीं है कि मूल यहाँ पर नागरिकों को दे दिया जाए, मतलब भविष्य में दे सकते हैं, उनको भविष्य में प्राप्त किया जा सकता, मतलब भविष्य में नागरिकों को प्रदान किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे प्रावधान है जो भविष्य में सरकार द्वारा नागरिकों को दिए जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्रावधानों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल कर दिया गया है जो राज्य को नागरिकों को देना है। ये प्रावधान है नागरिकों को देना है, ये सुविधाएं नागरिकों को देना है, मतलब मूल अधिकार जैसे हैं। ये क्या है, राज्य के यहाँ पर सरकार को निर्देश देते हैं कि भाई हमको ये करना है और ये करना है। जैसे मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार को हमने देखा कि ये क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ाते हैं। मूल अधिकार क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ाते हैं। जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत को बढ़ाते हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ाते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इनका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो यहां पर डैश में लिख लीजिए,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का कार्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। मतलब जो डीपीएसपी है, इनका उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इनका उद्देश्य राज्य में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि इनके हनन पर न्यायालय नहीं जा सकते। हालांकि इनके हनन पर न्यायालय नहीं जा सकते। इनके बारे में विस्तृत चर्चा अगली क्लास में करेंगे। जैसे संविधान में कहा गया है, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। जैसे हमने डीपीएस पे देखा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये 3 प्रकार के हैं: समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। ठीक है, तो अगला सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। संविधान में कहा गया है, संविधान में कहा गया है कि ये देश की शासन व्यवस्था, संविधान में कहा गया है कि ये देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं। देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं और देश की जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय, देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इनको सिद्धांतों को अपनाए। ठीक है, तो यह हमने क्या लिखा? यह हमने लिखा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, अब इसके बारे में विस्तृत चर्चा आगे की क्लासों में करेंगे। अब एक और विशेषता लिख लीजिए, मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, जैसे हमारे संविधान में एक अच्छी विशेषता है कि यहाँ पर मूल अधिकार भी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं और मूल कर्तव्य भी हैं कि तुमको अपने ये कर्तव्यों का भी निर्वहन भी करना है। जैसे संविधान का सम्मान करना है, अपने राष्ट्रध्वज का भी सम्मान करना है, राष्ट्रगान का भी सम्मान करना है। मतलब ये क्या है? हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कि मूल अधिकार का यूज करते समय ऐसा नहीं है कि हमको अपने कुछ कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करना है, हमको कुछ कर्तव्यों का भी दायित्व निर्वहन करना है। हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उनको भी हमको पालन करना है। जैसे इसमें मूल कर्तव्य, इसमें लिख लीजिए हेडिंग डाल के, डैश मौलिक कर्तव्य, डैश मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें स्वर्ण सिंह संहिता, स्वर्ण सिंह समिति, क्या है? स्वर्ण सिंह मूल कर्तव्य, ये हमारे जो मूल अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, ये मूल संविधान में नहीं थे। इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से, इनके आधार पर, इनकी सिफारिश के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन, कौन सा? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से
1976 के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ा गया। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन का 1976 के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, पहले 10 अधिकार शामिल थे। पहले 10 अधिकार थे, 10 अधिकार नहीं, पहले 10 कर्तव्य थे। फिर पहले 10 कर्तव्य शामिल थे, फिर 2002 के 86वें मतलब 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, मौलिक कर्तव्य नागरिकों को अपने मूल अधिकारों का निर्वहन करते समय यह भी याद रखना है नागरिकों को अपने मूल अधिकारों का निर्वहन करते समय यह भी याद रखना है कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति उन्हें अपने देश, समाज एवं अन्य नागरिकों के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना है। क्या? जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना है। तो यहाँ पर हमने कुछ विशेषताएं देखी। कितनी हो गई हैं? 10 विशेषताएं देखी। तो हमने संविधान की 10 विशेषताएं देखी है। अगली क्लास में हम आगे चर्चा करेंगे